राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। अभी अभी न्यूज़ आई थी, मतलब फ़ोन आया था कि अभी मेरे जवाई जी अभी टीवी पर आने वाले हैं लाइव। तो बस मैं भी फटाफट अपना मोबाइल लेके वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गई। मैं कहा चलो मैं फटाफट वीडियो बनाती हूँ। जस्ट अब वो आने वाले हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ उद्धव ठाकरे को इसको बड़ा झटका। महाराष्ट्र स्पीकर का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया। 16 विधायकों को दिया योग्य करार। उद्धव गुट की अपील की। कभी कभी कोई विशेष मुद्दा होता है, कोई किसी बात पर कोई बड़ी कोई बात होती है, तब फिर वो हमेशा टीवी पर उनको बुलाया जाता है, आते हैं और अपने राय देते हैं, क्योंकि वो भी डबल एजी रह चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ही, तो इसलिए उन्हें भी इनवाइट किया जाता है। तो आज फिर उनको इनवाइट किया गया है। तो अब लीजिए, मैं भी आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। संजय ठाकुर जी, पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी चर्चा में शामिल हुए हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। संजय ठाकुर जी, पक्ष में फैसला आया और ये जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए भी था क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, लेकिन कहना ये कि कोई ये इंसाफ नहीं हुआ है, सही फैसला नहीं आया, जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है ये षड्यंत्र रचा गया, ऐसा कहा जा रहा है। संजय ठाकुर जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आप सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, आपने अभी जो प्रक्रिया सुनवाई है संजय राउत जी की, तो संजय राउत जी तो इसी तरह की प्रक्रिया करते रहते हैं। उनको तो यही नहीं पता है कि भाजपा क्यों सपना देखेगी शिवसेना को खत्म कर दे। स्वयं स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे ने ये कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ जाके मिलने की नौबत आएगी, उस दिन मैं अपनी शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा शिवसेना जी। ये उन्होंने कहा था, ये भाजपा नहीं कर रही है। ये संजय राउत इसी तरह की उलझन बातें करते रहते हैं। जो चीजें हैं वो तथ्य के आधार पे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ, इतने लोगों के सवाल जवाब लेने से, सारी चीजों को लेने के बाद, प्रक्रिया पूरा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपना निर्णय सुनाया है। आपको निर्णय, अगर आप उसका स्वागत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संवैधानिक संस्थाओं से अपना विश्वास तो खुलेआम मत जताइए। निर्णय आता नहीं है, आप उसके पहले निर्णय की घोषणा करने लगते हैं। ये आप लोगों ने नई चाल बना दी है। आप जानते हैं आप गलत हैं, तो हमेशा सच को गलत साबित करने की बात करो, और गलत को इतनी बार चिल्ला के, सच को इतनी बार चिल्ला के गलत करो कि लोगों को गलत लगने लगे। इस रणनीति से काम कर रहे हैं शिवसेना के नेता। 2022 से अब तक देखिए, जब बगावत हुई उसके बाद बहुत कुछ हुआ। महाराष्ट्र का जो ड्रामा था वो चला, इसके बाद सरकार भी बनती है, 16 ये जो विधायक यहाँ पर आते हैं, दल बदल कानून की बातें भी हुई, बहुत कुछ हुआ। आज लेकिन जो फैसला आया, और हम 20 जून 2022 के बाद से अब तक की बात करें, क्या सब कुछ कानून के दायरे में हुआ? क्योंकि सवाल हो रहा है सही नहीं है, गलत है, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, या अभी जैसे आरसी जी कह रहे हैं कि ये मजबूरी का फैसला था, कोई कह रहा है षड्यंत्र रचा गया। वास्तव में क्योंकि इतने बड़े फैसले ऐसे ही नहीं होते, कानून के दायरे में, नियम के तहत होते हैं, तो क्या इसमें भी कोई सवाल है? श्वेता, देखिए, इस संबंध में तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि दोनों ही पक्ष, एक पक्ष जिसके पक्ष में ये फैसला आया है, एक पक्ष वो जिसके विरोध में ये फैसला गया है, उनको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वो अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये प्रकरण लंबित था, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप निर्णय क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल ये आया था, जो बार बार वर्तमान शिंदे ग्रुप है इसके द्वारा कोर्ट में ये कहा गया था कि ये निर्णय, इस विषय पर निर्णय कि ये क्या 16 या 15 लोग जो है वो डिस्क्वालिफाइड हैं या नहीं है, इसको लेकर के डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जो आया गया है वो उच्चतम न्यायालय के पर्यू से बाहर है। 5 जजेस की बेंच ने 7 जजेस की बेंच को रेफर किया, और फिर अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि नहीं, ये तो केवल स्पीकर को ही देखना है। संवैधानिक दायरे हैं, जो एक कॉर्नर्स बनाए गए थे, 4 कॉर्नर्स ऑफ द डेमोक्रेसी जो है, उसके दायरे में उनको ये कहा गया कि आप इसको निर्णित करें। अब एक बात को समझ लेना यहाँ बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, वन हु हैज पावर टू डिसाइड मे डिसाइड इट राइटली और मे डिसाइड इट रॉन्गली।
तो अब यहाँ पर एक ट्राइब्यूनल की शक्ति के रूप में स्पीकर ने एक निर्णय दिया है। हो सकता है वो निर्णय सही हो, उसकी जिस निर्णय तक वो पहुंचे हैं, जिस कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, जिन एविडेंसेस के बेसिस पे पहुंचे हैं, जिस संविधान की बात हो रही है 1999 की, और उसके बाद में जो संविधान बदला गया, जिसको शिवसेना का जो उद्धव ग्रुप है वो कहता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया था और एक प्रमुख का इसमें हमने वो पोस्ट क्रिएट कर दी थी। तो टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर ये है कि व्हिप जारी की गई, उस व्हिप जारी करने वाले की शक्ति को ही विधानसभा स्पीकर ने ये कहा कि जिस तारीख पे ये 21 जून की जो डेट थी, जिस तारीख पे मीटिंग बुलाई गई, वो व्हिप जारी करने के लिए ऑथराइज नहीं था, क्योंकि उस तारीख तक पार्टी टूट चुकी थी और मेजोरिटी चूंकि यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए उनके ऊपर व्हिप वो लागू नहीं होती। तो ये कहकर के उन्होंने उनको भी बचाया और दूसरे जो 15 बचे उसको भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है और ये भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने एक बैलेंस तो इस बार बनाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये है कि अब एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इस पूरे फैसले का। अक्टूबर के आसपास जाकर के जो है विधानसभा के चुनावों की बयार होनी है और उससे पहले ही लोकसभा चुनाव की स्थिति आनी है। तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय में जाना, उसको चैलेंज करना, उसके ऊपर कोई इमीडिएट ऑर्डर लेकर के आना, ये एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है जिसको देखा जाना आने वाले समय में जरूरी होगा। लेकिन वो जुडिशियल साइड पे कम और पॉलिटिकल साइड पे ज्यादा होगा, क्योंकि एक तरफ एक विक्टिम कार्ड है जो ये कह रहा है कि हमारे साथ चोट हो गई और हम तो विक्टिम है, परंतु क्या जनता उस विक्टिम कार्ड को देख पाएगी या ये जनता मान के चलेगी जो अभी एक वक्ता आपके सामने कह रहे थे कि बाला साहब ने कहा कि ये हमारी पार्टी है और अगर ऐसा होगा तो पार्टी बंद कर देंगे। तो वो एक परिप्रेक्ष्य जो है, जो इसकी आइडियोलॉजिकल सोच की लड़ाई है, अब वो धरातल पे लड़ी जाएगी। वो जुडिशियल कॉन्शियस के साथ में और जुडिशियल चीजों के बीच में उसकी लड़ाई कम रह गई। ठीक है, बिल्कुल अहम बात है मिथिलेश यामी जी। अब देखिए सही गलत, तो ये सब्जेक्ट इनका पता चला क्या मुद्दा है। शिंदे गुट महाराष्ट्र में और उद्धव गुट, इन दो गुटों में प्रॉब्लम हो रही है और जो उद्धव गुट है एक तरह से उनको राहत नहीं मिल पा रही है। शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया जा रहा है, यही इसमें बता रहे हैं। स्पीकर ने फैसला दिया है कि शिंदे गुट है वो ही सही है। इसी मुद्दे पर ये जो चर्चा हो रही है टीवी में, इसी मुद्दे पर हो रही है। और ये दिखेगा कि नहीं आपको, नहीं दिखेगा कोई बात, लेकिन अब मैं तो देख रही थी, भाई मेरे जवाई जी है तो मैं तो देखूंगी, सुनूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी। तो ये चल रही है, ये चर्चा इनकी चल रही है। तो ठीक है, कई चीज़ें सबकी अपनी अपनी राय हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के भी वो हैं तो अपनी राय वो भी प्रकट कर रहे हैं, बाकी जो और लोग हैं वो भी अपनी अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। इस तरीके से आज ये मुद्दा, ये चर्चा यहाँ पर विधानसभा में भी, उधर भी शायद वहाँ पे छाया हुआ था ये महाराष्ट्र में, उसी बात पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। और उस चर्चा में हम लोग भी, देखने वाले भी तो हम शामिल होते हैं ना, तो हम लोग भी उसी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए अब आगे क्या बोलते हैं। बाला साहेब थे, उन्होंने साफ कहा था कि जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिलाया जाए उस दिन ये दल खत्म हो जाए। तो एकनाथ शिंदे के साथ कहीं न कहीं जो कट्टर शिव सैनिक है वो इसी आधार पर जुड़ के आए। पहले 16 आए और 16 के बाद में एक टूट के आए। तो जो 51 थे, 51 में से 37 आ गए, जो 2/3 था वो पूरा कर लिया, तो इसीलिए तो बच गए, नहीं तो सरकार गिर ही जाती। तो ये एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत लीगल कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल रूप से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अब खड़ा हुआ है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस देश के सामने। पहले सवाल ये होता था कि सरकारें गिराई जाती थी तत्कालीन सरकारों के द्वारा। आज भी एक जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे, उन्होंने पूरा इतिहास गिनाया कि किस प्रकार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी सरकारें गिराई गई। अब आप ये समझिए कि वो न्याय यात्रा के संबंध में इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पहले सरकारों को गिराने और उसके हटाने के संबंध में संवैधानिक विषय न्यायालय के समक्ष जाता था। अब आज एक पार्टी के 3/4 बहुमत के बेसिस पे पार्टी का सिंबल और पार्टी की जो मिल्कियत है उसको तय किया जा रहा है। प्रश्न ये है कि क्या पार्टी चुनिंदा लोगों से ही बनती है या पार्टी उन कार्यकर्ताओं, असीम असंख्य कार्यकर्ताओं की जो उसकी मेंबरशिप लेते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनके आधार पर होती है। तो एक बड़ा विधिक प्रश्न अब न्यायालय के समक्ष ये भी होगा कि क्या केवल 3/4 के हेड काउंट के बेसिस पे आप पार्टी की सही और गलत होने को तय कर सकते हैं। दूसरा सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं। उसने ये कहा कि 1999 का एक संविधान था जो हमारे पास है, जिसको हम वैलिड मानते हैं। उद्धव ग्रुप कहता है
है कि हमने बाद में संविधान को बदल दिया, उसको नकार दिया गया। उस ऑर्डर को उन्होंने किस प्रकार चैलेंज किया, क्या करते हैं, वो भी एक प्रश्न इसके अंदर निहित होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोल भी ये देखने वाला होगा कि क्या अगर कोई पार्टी टूट जाती है, आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब भी यहाँ बात कर रहे थे, अगर आप राजस्थान का भी परिदृश्य देखें, राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर कहा कि स्पीकर जो है निर्णय नहीं कर रहे, और वो रिट पिटीशन अभी कुछ दिनों पहले इन्फ्रक्चुअस हो गई, डिवीजन बेंच के सामने थी, जिसमें स्पीकर के समक्ष कुछ विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। उस इस्तीफे के ऊपर स्पीकर ने निर्णय नहीं किया और सरकार चली गई बिना निर्णय किए हुए। तो स्पीकर का क्या रोल होगा ऐसे केसेस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कहा कि आप निर्णय कीजिए, राजस्थान में अगर कह दिया जाता निर्णय कीजिए, तो यहाँ पर भी कोई परिदृश्य बनता, लेकिन वो परिदृश्य बन नहीं पाया, क्योंकि सरकार स्पीड में टाइम बाय करना जो ये कह रहे हैं, आपने अभी बात कही कि 20 से 21 से लेकर के और 2024 आ गया, अब चुनाव से पहले ये परिणाम क्यों आ रहा है, तो वो तो उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 1967 के अंदर एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है, दयालाल एक विधायक थे हरियाणा के, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज करी, और उसकी वजह से वो एक जुमला चला आया राम और गया राम का, उसके नाम की वजह से 1985-87 में जाकर के एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन के अंदर आ पाया। लेकिन उसके बाद अब सवाल ये कि क्या केवल विधायकों के एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे किसी पार्टी का स्प्लिट, उसके सिंबल का स्प्लिट और उस पार्टी के सही और गलत होने का निर्णय होगा, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए, और यही मेरा सवाल था कि आप इस तरह से कहीं चलन में आ गया तो आप इसे भी गंभीरता से लेना होगा कि ये बार बार। संजय ठाकुर जी, अब देखिए, ठीक है, फैसला आ गया पक्ष में, लोकसभा चुनाव भी है, सब तैयारियों में भी जुटेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, देवेंद्र फडणवीस है वो सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं, जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनेगी वो जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसेंगे। आज उनको मुख्यमंत्री साथ में बराबर की कुर्सी पे बैठे हैं। 11 जून को जब शिवसेना ने वहां पे अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया, 12 जून को वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और वो राष्ट्रपति शासन के अंदर महाराष्ट्र के जब लोग सोते हैं और सब जब उठते हैं, तब उसी भ्रष्टाचार के साथ में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के नेता फडणवीस साहब मुख्यमंत्री और वो उप मुख्यमंत्री नजर आते हैं। ये नैतिकता की बात करें कि विचारधारा के आधार पे उन्हें बाबा साहब बाले साहब की तो बातें याद है, लेकिन जब पीडीपी के साथ में कश्मीर के अंदर समझौता करके सरकार बनाती है और सत्ता की चाशनी के अंदर बार बार डुबके लगाती है, तब इन्हें अपनी प्रतिबद्धता याद नहीं आती। ये राजनीतिक सुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी ना करे तो अच्छा है। इसका एक जवाब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आरसी जी वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन मिथिलेश जी, जो बात अभी कही भी है यहाँ आरसी जी ने, राज्यवार अलग अलग नियम होते हैं, कोई भी पार्टी हो, जिस राज्य में आप खुद अगर कुछ कर रहे हो लेकिन दूसरे में दूसरा विपक्ष करता है तो आप सवाल उठाते हो, ये होता है और ये नजर भी आता है। इसलिए भले एक दूसरे पर सवाल उठाया जाए, लेकिन आज के जो मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो अब क्या किसी तरह का कोई खतरा, किसी तरह की कोई अड़चन? देखिए, अब मुझे लगता है कोई खतरा है नहीं। इम्पोर्टेंट चीज है कि राजनीतिक शुचिता की बात सब करते हैं, लेकिन राजनीतिक शुचिता आ नहीं सकती, क्योंकि राज सबको चाहिए। आज राजस्थान में भी बसपा को 2 बार क्यों मिला है आपने? राज मिलाने के लिए ना अशोक गहलोत जी ने भी किया। सत्ता में आके मद पे आ जाते हैं और मद में आकर जो काम करते हैं वो कई बार जनता के खिलाफ होता है, लोकतंत्र के खिलाफ होता है, लेकिन राज के पक्ष में होता है। और राज दंड से चलता है, और दंड जिसके पास होता है वही राज कर पाता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त हो रहा है। अभिनव शर्मा जी क्लास कमेंट जरूर चाहेंगे। अब क्योंकि देखिए फैसला आ चुका है, चुनाव है, आगे भी क्या उद्धव गुट के लिए कोई रास्ता है, इसमें कोई उम्मीद है उनके लिए? देखिए, पॉलिटिकली तो इसमें केवल एक उम्मीद है कि जनता के बीच में जाएं, चुनाव लड़े और अपना परिणाम लेकर के आ जाएं। जो जीत जाएगा वो सिकंदर। और जहां तक जुडिशियल साइड की बात है, ये लड़ाई लंबी है, ये इतनी आसानी से तय होने वाली नहीं है। पहले भी बड़ी संवैधानिक पीठ के समक्ष प्रश्न गया था, और ये बहुत बड़ा विषय है जो देश की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को तय करेगा, और आने वाले समय में किस प्रकार देश की राजनीति चलेगी, उसके लिए जैसे एसआर मुंबई का फैसले की बात अभी की गई, ठीक उसी प्रकार का ये एक लैंडमार्क फैसला होगा। और इसलिए ये कोर्ट के लिए भी आसान नहीं है कि वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीना भर में बैठ करके इस फैसले को कर दे। लंबी बहस का विषय है, लंबे चिंतन का विषय है, और उसके बाद जब तक फैसला आएगा तब तक मैं समझता हूं कि जलधारा बह करके बहुत दूर प्रवाहित हो चुकी होगी और परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब शिंदे सेनापति यानी कुल मिला के शिंदे ही वहाँ के सेनापति ही कैदे नेता रहेंगे। एक तरह से उद्धव ठाकरे को पूरी तरह नकार दिया गया है। और यहाँ जो उन्होंने मिथिलेश जी ने जो बात कही, खुद करे तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर लीला,
सभी पे लागू होती है। जो आदमी खुद करता है वो बात सही होती है, दूसरा करता है तो उसमें खामियां निकालते हैं। तो ये बात भी उन्होंने बहुत सही कही है, तो इस बात पे भी गौर करने वाली बात है।